अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। 16 तारीख को बरोज़ हफ्ता अफसोसनाक वाक़यात पेश आए दहशत गर्दी के शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें 2 अफसरान पाकिस्तान आर्मी के और 5 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 6 दहशत गर्दों को भी मार दिया गया और हलाक कर दिया गया। लेकिन जो इससे भी मज़ीद अफसोसनाक बात है वो ये है कि अब ये 2 अखबारात हैं मेरे पास, और अब इसमें ख़बर ये कि पीटीआई सोशल मीडिया ने शुहदा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। वज़ीर इत्तलात नून लीग शुहदा की कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है तहरीक इंसाफ। दूसरी अखबार, शुहदा के ख़िलाफ़ पीटीआई मुहिम मुल्क दुश्मनी है, भारत से मिलकर पाक फ़ौज का मजाक उड़ा रही है हुकूमत, नून लीग शुहदा के नाम पर सियासत कर रही है तहरीक इंसाफ। अब 2023 में तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद दहशत गर्दी में अपनी जान गंवा बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं हमारे मुल्क में, और 3-4 साल के बाद ये सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी से होने वाली जो शहादतें हैं, नंबर सबसे ज़्यादा 2023 का है। ऐसे मौके पे क्या हुकूमत, वो पार्टी जो जिसका वज़ीर आज़म जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरी पार्टी जो कि अपोजिशन में बैठी है और सबसे ज़्यादा नंबर्स उस पार्टी के पास है यानी कि पीटीआई के पास, क्या सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली अपोजिशन वाली पार्टी और क्या हुकूमत में बैठने वाली पार्टी जो रूलिंग क्लास से जिसका ताल्लुक है, रूलिंग एलीट है इस वक्त, वो हुकूमत के बेंचेस में बैठी हुई है, इस तरह की बयानबाजी क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? पहले तो आप ये बयान सुन लें, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे भी आते हैं कि जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। भी शुहदा की कुर्बानियों का जो मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे, मैं समझता हूँ नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई के हमले भी किए, IMF को लेटर भी लिखती है, IMF के बाहर मुजाहरा भी करते हैं, IMF को कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करो वरना पाकिस्तान की इमदाद मत करना, पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करना। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा लेके चल रहे हैं? शुहदा के मुतल्लिक जो है हमारी एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो सकती। ऐसे इश्यूज़ पे क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, इस पे आज बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना बड़े क्लियर हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि निजकारी होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, और सबसे पहले बात की जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA की। लेकिन शहरी रहमान जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये कहती हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी तो इदारे चलाए जा सकते हैं। और याद रहे कि इससे पहले एक इशू जो तनाज़ा बना, लेकिन कुछ देर के लिए बना, सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहा, चेयरमैन इरसा की तैनाती, हुकूमत को फैसला फौरी तौर पर वापस लेना पड़ा। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और इस मरतबा बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर तारीख देखी जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं है, जबकि नून लीग की तारीख देखी जाए तो वो हमेशा से इसी हक में होते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जाए। निजकारी के हक में अगर नून लीग है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलानी चाहिए, तो क्या ये दूसरी सियासी झड़प कंसिडर की जा सकती है? और क्या आइंदा आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसे तनाज़ात जो हैं वो किसी बड़े सियासी इख्तलाफ का सबब भी बन सकते हैं? इसके अलावा हमारे जो मुल्क के कर्ज़े हैं वो हमारी मुल्क की मजमूई पैदावार के 90% तक पहुँच चुके हैं, और क्या हमारी हुकूमत, क्या ये सेटअप डिलीवर कर पाएगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस हवाले से हुकूमत को। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन 2023 में जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के हसूल के लिए मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें 8,500 इंजीनियर्स हैं, 7,500 अकाउंटेंट्स हैं, 3,500 डॉक्टर्स हैं और 1,600 टीचर्स हैं जो कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये क्यों जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग? ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में? क्या इसकी ज़िम्मेदार माजी की हुकूमतें थीं? और क्या हुकूमत को ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि जो ब्रेन ड्रेन है, जो टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने मुल्क को सर्व करें, ना कि इस मुल्क से बाहर जाएँ? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज जावेद सिद्दीक साहब और सजाद तरीन साहब। वेलकम कहते हैं जी। जावेद सिद्दीक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयानबाजियाँ जा रही हैं दोनों पार्टीज़ की जानिब से, क्या ये होना चाहिए? शर्मनाक नहीं है हमारे लिए कि दहशत गर्दी की वॉर जो है वो पाकिस्तान ने लड़ी, अफवाज ने कुर्बानियाँ दी, और अभी 7 हमारे शुहदाएँ पाक अफवाज के, जिसमें 2 अफसरान हैं, बाकी जो हैं वो सिपाही हैं, और इस पर एक पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है, दूसरी पार्टी कहती है हमने तो ऐसे कहा ही नहीं। देखें ना, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों पर सियासी जमातों में एक अरसे से इत्तफाक राय है। मिसाल के तौर पर कश्मीर का इशू हो गया,
न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के आइन पर तमाम सियासी जमातों ने लेफ्ट राइट मिडिल ऑफ द रोड सबका इत्तेफाक राय है, और ये आइन जो है इस मुल्क को इकट्ठा किए हुए है, 73 में बना था, उस पर इत्तेफाक राय है। इस पर भी इत्तेफाक राय है कि यहाँ पार्लिमानी डेमोक्रेसी होगी और इसके मुताबिक जो है सूबों में और वफाक में एक रिलेशनशिप जो है कायम होगी। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ये रुझान फरोग पा रहा है कि हम अपनी जो दाखिली मामलात हैं सेंसिटिव किस्म के, उनको बैरून मुल्क जाकर या इंटरनेशनल मीडिया में उसको उछालते हैं, जिससे मुल्क का इमेज तबाह होता है और ऐसे लगता है जैसे मुल्क तकसीम है, जैसे बहुत शार्प किस्म की पोलराइजेशन और डिवीजन और है। जावेद साहब, अब तो इंटरनेशनल मीडिया वाला मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो आप लोकल मीडिया पे कोई भी बयान दें, सोशल मीडिया का दौर है, वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है फौरी तौर पे। जी, तो इससे एहतियात करनी चाहिए। मसलन IMF का जो इशू है, जो PTI पर इल्ज़ाम लगता है कि वो इस इशू को वहाँ पे ले गए हैं वाशिंगटन में, तो उन्होंने IMF के दफ्तर के बाहर, हेडक्वार्टर्स के बाहर एक मुजाहरा करके बहुत सी बातें उन्होंने की है और इल्ज़ाम तराशी की है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, और हमारी साख जो बैरून मुल्क है उसको इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह इलेक्शंस का इशू है, उस पर आपने कहा कि IMF जो है ऑडिट करवाए। IMF का कोई मैंडेट ही नहीं है, किसी भी मुल्क का कोई मैंडेट नहीं है कि दूसरे मुल्क के इलेक्शंस का ऑडिट कराए, जबकि आपके पास अपने इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स कायम है, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आपके पास ऐसे एवेन्यूज हैं जहां आप जाके अपनी इन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करा सकते हैं। तो इसका बैरून मुल्क लेके जाना और बाहर से प्रेशर डलवाना, ये एक अच्छी रवायत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो जमातें ये कर रही हैं वो मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रही, मुल्क के इमेज को तबाह कर रही हैं, मुल्क के लिए बदनामी का सबब बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। और बाज़ औक़ात ये बातें जब आप कहते हैं ना रेड लाइन एक हद से ज़्यादा क्रॉस करने लगती हैं, रेड लाइन को क्रॉस करती हैं, तो फिर और कवानीन मौजूद हैं। मसलन भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौर में, उस वक्त उनके एक बड़े मुखालिफ थे अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान, और वो अवामी नेशनल पार्टी के उस वक्त उसको नैब कहते थे, नेशनल अवामी पार्टी, उसके सरबराह थे। उनके ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बैरून मुल्क लंदन में, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने नैब के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया था, जो कि जिसके तहत उनको सजा हो गई थी। उनकी पार्टी के बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना और उसमें केस चल रहा था कि मार्शल लॉ लग गया और वली खान और उनके साथी रहा हो गए क्योंकि वो ट्रिब्यूनल खत्म हो गया। तो रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी या सियासी जमात के खिलाफ ठीक है। जो ये मुल्क की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रही है। तो गवर्नमेंट के पास कई ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टियों लेकिन को आप खुद समझते हैं कि चाहे वो हुकूमत का बयान है, चाहे वो PTI की लीडरशिप का बयान है, इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कार्रवाई हुकूमत ने भी करनी है, वो कार्रवाई करे। बिल्कुल बयानबाजी से ठीक है। जो है ना वो लोगों में एक इज़्तिराब और बेचैनी और परेशानी और तकसीम जो है इससे आती है। पॉइंट टेकन। सजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदानों की, पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से, या दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से, या शुहदा के हवाले से, जो कॉज है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कॉज है अगेंस्ट टेररिज्म, उसको किस हद तक ये डैमेज करती है? और जो मोराल है लॉ इन्फोर्समेंट में, जो जवान है, अफसरान है, उनका मोराल भी अफेक्ट नहीं होता इससे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान में एक वतन परस्ती का जज्बा है ना, ये बयानात उसको ख़त्म करने के लिए दिए जा रहे हैं। वो वतन परस्ती, अगर आपके अंदर वतन परस्ती का जज्बा नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी होता रहे, आप कहेंगे जी ठीक है। सबसे पहले ये होता है वतन परस्ती। अगर वतन परस्ती लोगों में आप ख़त्म कर रहे हैं इस तरह के बयानात देकर, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ और ये मुल्क और ये आइन और ये सारा कुछ, तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि जो PTI के लोग हैं उन्होंने सिर्फ ये समझा हुआ है कि हम इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा करके और उनको प्रेशर में ला के अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आज तक जो सबसे पॉपुलर आदमी था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था,
ठीक है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एक स्टेज पर आगे फांसी दे दी गई। ये दुरुस्त है कि लोगों ने कोड़े खाए, फांसियाँ लगे, तशद्दुद हुआ लोगों पर, लेकिन रियासत ने उनको फांसी दे दी। तो ये क्या बात है कि रियासत जो है, जो काम रियासत के करने का है वो रियासत नहीं कर रही। कब तक हम जनाजे उठाते रहेंगे, कंधे देते रहेंगे? नौजवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और उन पे जिस किस्म की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत ही काबिल अफसोस है। और हुकूमत की जानिब से कि एक वज़ीर इत्तलात आए और आके वो भी आधा घंटा कौम का ज़ाया करे और बयानात दे, आप उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं करते जो इसके पस पर्दा सारे बैठे हुए हैं? या तो फिर अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को इस पर हौसला बढ़ेगा कि जी उस पर ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ तो मैं भी कर लूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इन लोगों के ख़िलाफ़ एक एक्शन होना चाहिए और उसी तरह एक्शन होना चाहिए कि लोगों को नज़र आए अच्छा, कि लेकिन जी सजाद अगर साहब हम यहाँ पे करेंगे तो इस पे एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये है कि जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनके बयानात मेरे सामने पड़े हैं और वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना हम इसके पीछे हैं सोशल मीडिया पे जो भी कैंपेन गई। तो फिर जब एक पार्टी की क़यादत, रहनुमा, लीडर्स जब ये कहते हैं कि हमने बयान नहीं दिए, तो फिर आप नहीं समझते कि इस बयानबाजी का अख्तिताम हो जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये तारीखी झूठे लोग हैं। ये अच्छा। बहुत झूठ बोलते हैं। ये सारा कुछ क्या माजी में जो कुछ ये सब कुछ नहीं कराते रहे? माजी में इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा ये नहीं करते रहे? ये तो सारा कुछ यही करते रहे हैं। और इन अकाउंट्स जो जिन अकाउंट से ये सारा कुछ हुआ है, इस पर एक इंक्वायरी कर ली जाए तो आपको पता चल जाएगा पीछे कौन है। IMF के ख़िलाफ़ जो IMF के दफ्तर के में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा किया गया, उसे लीड जो है वो शहबाज गिल नहीं कर रहे थे? क्या शहबाज गिल को नहीं कहा गया ये सारा कुछ अरेंज करें? तो ये कौन कर रहा है? ये वही लोग करा रहे हैं। लेकिन एक लीडरशिप होती है, वो बयानात दे देती है कि जी हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो। हो सकता है ये जिन लोगों ने बयानात दिए हों इनको ये पता ना हो या ये उसमें मुलव्वस ना हो, लेकिन ये है तो इन्हीं के लोग ही है ना। ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे ये पीटीआई के वजूद में आने से पहले कोई ऐसा कोई मिसाल मौजूद है? ये इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है और यही सारा कुछ करते रहे हैं। और खान साहब की एक ख्वाहिश है कि जी वो प्रेशर ला के इदारों को दबाव में लाकर अपने जो हक में कोई बात मना लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सजाद साहब, ये तो बात आ गई सियासी बयानात, इख्तलाफात हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस के। अब आ जाती हैं हुकूमती अलाइंस में। पहले चेयरमैन इरसा का इशू सामने आया और पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया और 2 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ा। अच्छा, अब दूसरा ये जो वाक़या है, अपैरेंटली जो लग रहा है कि होने जा रहा है, वो लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन में होने जा रहा है, निजकारी के हवाले से। क्योंकि वज़ीर ख़जाना बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, निजकारी होनी चाहिए, हम करने जा रहे हैं। लेकिन जो शहरी रहमान साहब हैं, वो नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी मुझे गाइड कर दीजिएगा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग के बगैर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हो। वो कहती हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी तो इदारे अच्छे चलाए जा सकते हैं ना, लाजमी तो नहीं है हम उनको निजकारी की तरफ लेके जाएँ। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ जो इरसा वाली आपने बात की है ना, वहाँ एक कानून मौजूद है कि आपने जो सूबे हैं वो मुश्तरका मफादात की कौंसल का इजलास होगा और उसमें सूबे जो हैं वो मेंबर बनाएंगे कि जी फ़लाँ मेंबर, और फिर वो सूबे जो हैं रूटीन वाइज के जिसके सूबे की बारी होगी उसी का चेयरमैन आ जाएगा। ये एक आर्डीनेंस जारी किया गया था। मैं समझता हूँ कि हो सकता है शायद ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इल्म में ही ना हो और ये निगरान दौर के ज़माने में कोई जारी हो गया हो, तो उसी पर ही वो चीज़ें चल गई हों, वो रिवर्स हो गया है। और इस पर पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ जो मौक़िफ़ था वो भी दुरुस्त था। अब ये जो दूसरी आपने बात की PIA की निजकारी वाली, ये निजकारी जो है इसकी वो हो जाएगी, इस पर प्रोसेस चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी अपनी जगह शोर भी मचाती रहेगी। मैं समझता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई इशू इतना बढ़ जाएगा कि इनमें कोई इख्तलाफात हो जाएंगे। इख्तलाफात बिल्कुल नहीं होंगे। और जो निजकारी है, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप पूरे पाकिस्तान के इदारे भेज दें, मसाइल हल नहीं होंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली ने इसकी वजह बताई है कि PIA को ठीक कैसे किया जाना है। PIA में जो करप्शन होती है उस करप्शन को ठीक किया जाना है। PIA में भर्तियों से कोई मसला नहीं है। PIA को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ठीक करने वाले कोई बंदा मुखलिस नहीं है ठीक करने के लिए। हमारी तो बदकिस्मती ये है जनाब भट्टी साहब कि 204 लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्लिमान में वोट दिया है और हमने जिस शख्स को वज़ीर ख़जाना बनाया उसने वज़ीर ख़जाना बनने के बाद नेशनलिटी दूसरे दिन अप्लाई की है, जी हमें पाकिस्तान की जो है नेशनलिटी दे दी जाए। ये क्या पाकिस्तान में ये 204 लोग जो पार्लिमान में मौजूद हैं, इनमें कोई आदमी नहीं है? पहले आप बाकर रज़ा लाए, उसके हफीज़ शेख लाए, शौकत तरीन साहब लाए, वर्ल्ड बैंक IMF से आप लोग लाते हैं। वो ये जो अभी साहब लेके हैं, इनको क्या पता कि राजनपुर और बदीन में बैठे हुए एक गरीब आदमी पे क्या गुजर रही है। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है। IMF की शराइत पर ये नए से नए फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे।
आप PIA बेच दें, आप रेलवे बेच दें, आप बाकी इदारे बेच दें, मसाइल हल नहीं होंगे जब तक आप इस पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे कि ये मसाइल हैं कहाँ, और वो कोई हल नहीं करना चाहता। IMF का प्रेशर आता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, IMF का प्रेशर आता है, डाउन साइजिंग शुरू हो जाती है, IMF का प्रेशर आएगा, स्टील मिल बेच दें, आप PIA बेच, आप पूरे पाकिस्तान के इदारे बेच दें, फिर भी आप देखिएगा मसाइल बिल्कुल हल नहीं होंगे, क्योंकि मसाइल जो असल मसाइल हैं वो कोई हल नहीं करना चाहता। ठीक है, पॉइंट टेकन। ब्रेक का वक्त हो जाता है नाज़रीन, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो जावेद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सजाद तरीन साहब ने जो इशू उठाया है कि साबिक़ वज़राए ख़ज़ाना बहुत सारे हमने जो इम्पोर्ट किए वो आए और ज्यों हुकूमत गई या फिर अपने ओहदे से फ़ारिग हुए तो वो फ़ौरन से गायब भी हो गए। लेकिन ब्लूमबर्ग ने बड़ी तारीफ़ की थी हालिया वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में। उन्होंने कहा था बड़ा खुशाइंद है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि इन साहब को वज़ीर ख़ज़ाना अपॉइंट कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जावेद साहब से जानते हैं इसका जवाब। वेलकम बैक जी। जी जावेद साहब, ऐसा तो माजी में हुआ है कि हमारे वज़राए ख़ज़ाना आए और फिर उसके बाद अचानक से गायब भी हो गए, आज उनका अता पता भी नहीं है। तो क्या ज़रूरत पेश आती है हमारी हुकूमतों को, लेकिन ब्लूमबर्ग जो है वो बड़ी तारीफ़ कर रहा है और फिर सवाल ही पैदा होता है कि अवाम जब इलेक्ट करती है अपने मेंबरान को, जो जिनको बनाती है वोट दे के MNAs, और फिर वो आके वज़ीर बनते हैं, तो वो क्या वो कम पड़ जाते हैं कि टैलेंट नहीं है? यहाँ पे 24 करोड़ में से कोई शख्स इस काबिल नहीं होता जिसको इलेक्ट किया जाए, पार्लियामेंट का मेंबर बने और उसको वज़ीर बनाया जाए, वो डिलीवर करे। और दूसरा सवाल निजकारी के हवाले से, फॉलो अप सवाल निजकारी का, वो ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय आ रही है कि इसको प्राइवेटाइज ना किया जाए, वो सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत सारी भर्तियां हुई थी PIA में? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनके पास एक कारीगर किस्म का मौजूदा जो मईशत है उसके इकोनॉमिक सिस्टम को समझने वाला, फाइनेंसिंग को समझने वाला और जदीद जो मईशत है उसको चलाने वाला सियासी बंदा वजीर खजाना नहीं है हमारे पास। जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने 47 से पहले जो हुकूमत बनी थी कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, उसमें ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने कमाल का काम किया था और उनकी रेपुटेशन जो है इसी से बनी थी। और जो हिंदूज थे उस तरफ वो समझते थे कि बहुत ही कामयाब आदमी है, बहुत कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर है और उनका इमेज भी बना था। उसके बाद हमारे मुल्क में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और उसके बाद दूसरे चौधरी मोहम्मद अली वगैरह ये सारे थे, लेकिन कोई जबरदस्त हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। भुट्टो साहब के दौर में डॉक्टर मुबशर हसन जो कि प्रोफेशनली इंजीनियर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने नेशनलाइजेशन की और आज तक पीपल्स पार्टी को उनके मुखालिफ जो है वो ताने देते हैं कि उन्होंने नेशनलाइजेशन करके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन उस दौर में चाइना, रशिया और ईस्टर्न यूरोप सारा नेशनलाइजेशन की इकोनॉमी के तहत चल रहा था, रेजिमेंटेड इकोनॉमी के तहत चल रहा था। तो बाद में जब मोहम्मद खान जिनेजो आए तो उन्होंने एक सियासी वजीर खजाना यासीन भुट्टो उकाड़ा से उन्होंने उनको बनाया और उन्होंने अच्छे तरीके से मईशत को चला लिया। इसहाक डार साहब जो हैं वो बेसिकली एक प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो 2-3 मरतबा मुस्लिम लीग नून ने उनको वजीर खजाना बनाया। उन्होंने बज़ाहिर तो वो भी टेक्नोक्रेट ही है ना जावेद साहब? ये टेक्नोक्रेट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर से ऐसे सियासतदानों को जो कि इकोनॉमिक्स जानते हैं, मईशत के रमूज जानते हैं और जदीद जो दौर है जिसमें ग्लोबलाइज मईशत है उसके असरार और रमूज जानते हैं, उसकी बारीकियों जानते हैं, उनको ट्रेन करके टिकट दे के, जैसे आपने कहा, इलेक्ट करवा के लाना चाहिए ताकि ये ताने ख़त्म हो। कभी शौकत अजीज होता है, कभी जो है वो हफीज शेख होता है, कभी बाकर रजा होता है, कभी किसी की तरफ हम देखते हैं। तो सियासी जमातों को अपने यहाँ एक सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि हमें खजाने के मायर या माशी उमूर के मायर सियासतदानों को ट्रेन करना चाहिए और आगे लेना चाहिए और हमें मुस्तार नहीं लेने चाहिए, उधार नहीं लेने चाहिए
वर्ल्ड बैंक से, IMF से और दूसरे जो है मोइन कुरैशी जैसे यहाँ हम लाए थे 1993 में, उन्होंने आके वर्ल्ड बैंक से यहाँ इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवा के वापस चले गए और उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, यहाँ आके उन्होंने अनफॉर्चुनेटली, बनवाया था। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। सजाद जी ठीक शौकत है, अजीज के जी 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 ठीक है, पॉइंट है। सजाद साहब, कोई मेरे नॉलेज में इजाफा कर दीजिए, क्या पाकिस्तान के अलावा भी कोई ममालिक में, दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि टेक्नोक्रेट्स या फौरी तौर पे एकदम से कोई शख्स उस मुल्क का जो कि ओवरसीज़ रह रहा है उसको अचानक से बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, उसको कहा जाता है कि जी आएँ आप वज़ीर लग जाएँ देखें और वजारत ख़जाना संभालें जिस पे पूरे मुल्क ने रिलाई करना है? ये जो IMF वाले हैं ना और वर्ल्ड बैंक वाले, ये इस किस्म की वारदातें डालते रहते हैं। ये बाकर रज़ा साहब पाकिस्तान में आने से पहले ये मिस्र में थे और मिस्र में इन्होंने मुल्क की उनकी मुआशी हालत इतनी ख़राब कर दी कि लोग इनके खिलाफ सड़कों पे निकल आए। उन्होंने उसको उठाया और यहाँ पाकिस्तान लेके आ गए। जो आदमी मिस्र में नाकाम हो गया है, जिसने वहाँ तबाही और बर्बादी कर दी है, उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ करेगा? ये जितने भी लोग बाहर से आते हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान की गुर्बत से, पाकिस्तान की बेरोज़गारी से, पाकिस्तान के मुआशी हालात से। इनको पता ही नहीं होता जी। इनको तो ये पता नहीं होता कि बाहर टमाटर का भाव क्या है। आपको याद होगा एक दफ़ा हफीज़ शेख साहब से किसी ने पूछा तो उसने कहा कि 17 रुपये किलो है, जबकि 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहे थे। इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। ये सिर्फ आते हैं पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको लूटने के लिए आते हैं, गरीब आवाम को लूटने के लिए आते हैं। ये लूट खसूट का हिस्सा है। मैं समझता हूँ ये लूट खसूट बंद करने के लिए पाकिस्तान को अपना वज़ीर ख़जाना लगाना चाहिए और ये जो IMF की लूट खसूट है, इससे बचने के लिए कोई पाकिस्तान को कोई इनकलाबी किस्म का प्रोग्राम देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी की हालत कैसे बेहतर और होगी। आप समझते हैं सजाद साहब कि हम इनकलाबी प्रोग्राम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मुल्क के कर्जे हैं वो हमारी मजमूई पैदावार के कुल 90% तक पहुंच चुके हैं। देखें, 90%। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो कर्जे हैं, इन कर्ज़ों पे क्या ये जो कर्जे हैं इनका मतलब है हम और कर्जे लेते रहें और कर्जे लेते रहें और कर्जे लेते रहें, फिर एक दिन आ जाए कि अब पता चले कि हमारे यहाँ कर्जे ही कर्जे हैं और मुल्क में है ही कुछ नहीं। तो ये जो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, इसको एक प्लान देना चाहिए। डॉक्टर मुबशर हसन जो थे, जिनका जावेद साहब ने जिक्र किया, उन्होंने पहले 2 बजट जो हैं, ये तो मतलब मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में भी आ गया है कि उन्होंने पहले 2 बजट जो पेश किए भुट्टो साहब के साथ, उन्होंने बगैर IMF की किसी सपोर्ट से किए। अब पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं, जो मुआशी सूरत हाल बेहतर तरीके से चला सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो IMF से उनका ताल्लुक नहीं है, उनकी IMF में कोई लॉबी नहीं है और इसीलिए उनको कोई लगा नहीं रहा। IMF जिसका नाम देते हैं, चाहे वो कहाँ का भी हो, वो आ जाता है जी कि मैं पाकिस्तान की। भाई, जिस आदमी की अपनी यहाँ कोई जायदाद नहीं है, जिस आदमी के बच्चे यहाँ नहीं है, जिस आदमी का कोई रहन सहन यहाँ नहीं है, जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, उससे आप कैसे तवक्को रख लेंगे कि वो पाकिस्तान की मैशत ठीक करेगा? आप देख लीजिएगा कि ये जो साहब आए हैं वज़ीर ख़जाना, इनकी कारकर्दगी जिस दिन ये जाएंगे, आप फिर भी उस दिन प्रोग्राम कर रहे होंगे, आप देखिएगा कि कोई बेहतरी नहीं होगी, क्योंकि ये बेहतरी के लिए आए नहीं हैं, ये लूट खसूट करने के लिए आए हैं, ये गरीबों को और गरीब करने के लिए आ रहे हैं। तो आप वजह क्या समझते हैं टेक्नोक्रेट्स को अचानक से बुला लेना, फिर मोहसिन नकवी साहब, उनकी अचानक से अपॉइंटमेंट, ये क्या ज़रूरत पेश आती है हुकूमतों को जब वो कहती हैं कि हम लोग तो बड़े पार्लिमानी निज़ाम पे और जमहूरियत पे हम रिलाई करते हैं और जमहूरियत जो है वो बेस्ट रिवेंज है और वोटर को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, तो ये सारे कहाँ चले जाते हैं बयानी? नहीं, देखें, दुनिया भर में जो हुकूमतें हैं वो अपने साथ टेक्नोक्रेट रखती हैं, वो टेक्नोक्रेट्स को रखती हैं, उनसे हेल्प लेती हैं। ये कोई बात नहीं है कि भाई टेक्नोक्रेट्स को ना रखा है, टेक्नोक्रेट्स को रखा जाता है, लेकिन ये ऐसे टेक्नोक्रेट नहीं रखे जाते जिन्होंने मुल्क की शारक पे हाथ रखा हुआ हो। लेकिन तरीन साहब वो असिस्ट करते हैं या फ्रंट फुट पे होते हैं? नहीं, वो असिस्ट करते हैं, दुनिया भर में असिस्ट करते हैं, लीड नहीं करते। यहाँ तो लीड के लिए छोड़ दिया गया है। वो आ जाते हैं जनाब, वो समझते हैं जैसे ये मुल्क उनके बाप का बना हुआ मुल्क है और वो जनाब आके यहाँ लोगों को नोचते हैं और फिर जब उनका टाइम खत्म होता है बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ गए हफीज़ शेख साहब, कहाँ गए शौकत अजीज़ साहब, किस किस का मैं नाम लूँ जो यहाँ के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, बाकर रज़ा कहाँ गए? ये सारे लोग जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल लूटते हैं, पाकिस्तान के वसाइल लूटने के लिए आते हैं। इनको कोई गरीब आदमियों से गर्ज नहीं है। आप ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब हैं, इनसे आप पूछें ना कि राजनपुर में लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए। आप इनसे पूछें कि लोगों की हालत क्या हो रही है। लोगों के पास, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक चुर रहे हैं, वो स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि फ़ीस नहीं है उनके पास। इसका हल क्या है? उनके पास कोई हल नहीं है। IMF की शराइत लागू करने के लिए साहब आ गए। ठीक है जावेद साहब, आप समझते हैं कितना ज़रूरी है किसी भी उस शख्स के लिए जो कि इतनी अहम पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया जाए, उसको
ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी का पता हो, उसको मामलात की अंडरस्टैंडिंग हो? ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, वो थ्योरेटिकली जैसे आप पढ़ते हैं किताबों में कि ये थ्योरी अगर यहाँ अप्लाई की जाए या ये नज़रिया अप्लाई किया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, ये नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मसाइल हैं क्या, इनकी नोयत क्या है और टैक्स क्यों नहीं लोग देते, कितना देते हैं, क्यों नहीं देते, कितना चोरी हो जाता है। उसके जो लूप होल्स हैं इनको खत्म करना है, वो फॉल्ट लाइंस खत्म करनी है। ये चीजें सबको आनी चाहिए। जो हमारा करप्ट सिस्टम है इस वक्त टैक्स कलेक्शन का, इसके अलावा जो बाकी इदारों में करप्शन हो रही है, जो नैब भी कहता है कि एक जमाने में एक फिगर आई थी कि 10 अरब रुपए डेली की करप्शन होती है। तो ये जो लीकेजेस हैं हमारे सिस्टम में, इसका उनको पता हो कि इसको किस तरह रोकें। और ये बात कि सियासी जमातों में एक विल और एक अज़्म होना चाहिए कि हमने इस तो ये जो आपने करप्शन को। लीकेज की बात की, कता कलामी के लिए माजरत, हम अगर लाइन लॉसेस की बात कर लें वापडा के, तो क्या हर हलके में खड़े होने वाले एमपीए एमएनए को नहीं पता, चाहे वो उस इलाके से, उस हलके से, उस सड़क से, उस गली से, उस मोहल्ले से उसको वोट मिली है कि नहीं मिली, उसको नहीं पता कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है? वो नहीं बता सकता, वो नहीं हेल्प आउट कर सकता इदारे की? वो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये अपनी सियासत अपनी वोटें बचाने के लिए नहीं करते? देखे ना, ये सारा सिस्टम बड़ा परवर्टेड सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है। एमएनएज एमपीएज और सियासतदानों को पता है कि बिजली कहाँ से चोरी होती है, टैक्स कहाँ से चोरी होता है, कौन माफिया क्या कर रहा है। लेकिन वो जब हुकूमत में आते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं। और कोई भी बहुत कम लोग हैं जो खुलकर बोलते हैं अपनी पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर, कि जी ये करप्शन है, ये खराबियां हैं, यहाँ पे हमारा पैसा चोरी हो रहा है, ये हम चीजें जो है लूज कर रहे हैं और हमारी जो इकोनॉमी है ब्लीड कर ठीक रही है, है, इसको रोकना चाहिए। ठीक है ये जवेद नहीं साहब है करते। जी। और मैं समझता हूँ कि सियासी अगर कोई ऐसा सियासतदान मईशतदान आ जाए, ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स में भी हो और मईशत का भी समझ बूझ रखता हो, तो वो ज़्यादा तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए। पॉइंट टेकन। बहुत वक्त थोड़ा सा ज्यादा। कम रह गया, एक और सवाल जानना चाहूँगा। तरीन साहब आपसे पहले पूछ लेता हूँ, ब्रेन ड्रेन, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक अलमी है, डायलेमा है। एक तो डायलेमा ये है कि वजीर ख़जाना हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं और जो यहाँ का टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। अब तरीन साहब 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो 2023 में से मुल्क छोड़ के गए हैं, और ये मेरा कोई फैक्ट नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 8,500 इंजीनियर्स हैं तरीन साहब, 7,500 अकाउंटेंट्स हैं, 3,500 डॉक्टर्स हैं और 1,600 टीचर्स हैं, असातिज़ा, जो कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं ऑलरेडी। देखिए भट्टी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, लोगों को ये नज़र आ रहा है कि वो डिग्रियाँ हाथ में लेके फिर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। माशी सूरत हाल ऐसी बना दी गई है IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत पर, और उनके नुमाइंदे यहाँ ला के वज़ीर ख़जाना बना दिए गए हैं, और जनाब पहले भी यही सूरत हाल थी। उससे लोगों का जो रोज़गार है वो उनको मिलने के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं। और जो लोग पढ़ते हैं फिर वो दुनिया भर में कोशिश करते हैं कि जहाँ उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए वो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लोग डिग्रियाँ उठा के हाथों में फिर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब आज आप क्लर्क के लिए आप देखें, अगर किसी इदारे में क्लर्क के लिए कोई एक आ जाए, इश्तिहार आ जाए कि यहाँ क्लर्क चाहिए, तो MA और BA और MPhil और PhD लड़के आ जाते हैं कि जी नौकरी के लिए दे दें। ये इस्लामाबाद में एक इदारा है CDA, उसके सफाई वालों में मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसके जो सफाई करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने BA किया हुआ है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री जिनके पास हैं, और वो सफाई वाले स्वीपर भर्ती हो गए हैं क्योंकि नौकरियाँ नहीं मिलती। जब मुल्क में ये सूरत हाल होगी, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह वही मुआशी सूरत हाल है। मुआशी सूरत हाल कोई ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सजाद तरीन साहब आप हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद थे। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की काविशें हैं और उसकी दहशत गर्दी की रीज़न्स क्या हैं। जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जो जब ऑपरेशन हुए, हमारी एजेंसीज़ ने जिन जगहों पे ऑपरेशन किए, कामयाब ऑपरेशन किए, वहाँ पे जो असला मिला, बरामद हुआ, वो असला मेड इन अमेरिका था, और ये वो असला है जो कि अमरीकी अफवाज इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ गई हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली बैग जी। 2023 में पाकिस्तान में 789 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, हमले हुए, जिसमें 1524 अफराद शहीद हुए हैं, और जिनमें
शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनकी तादाद 1000 है। 2017 के बाद 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी आई। दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आने की वजूहत क्या हैं और इस वक्त फ़ौरी तौर पर हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। थैंक यू वेरी मच बख्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गज़नफ़र साहब, ये जो 2023 में फ़िगर बहुत बड़ी आ गई, 1524 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में हाथ धो बैठे और 789 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में आपने रेफरेंस दिया पुराना 2018 का, 2017 का, 2019 का, 2020 का। तो ये देखिएगा कि उस ज़माने में एक तो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी और उनकी विड्रॉल की बातचीत हो रही थी, और पाकिस्तान उस विड्रॉल में और तालिबान को की हुकूमत को वापस लाने के लिए में सरगर्म अमल था। और बहुत सारे मुज़ाकरात का जो इश्यूज़ थे, बहुत सारे मुज़ाकरात जो थे, उनकी जितनी नेगोशिएशन है वो पाकिस्तान से शुरू हुई थी, फिर वो चाइना भी गई, फिर वो दोहा गई, फिर दोहा में एक माहिदा हुआ और उसकी शिकें आपको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की नहीं जाएगी। फिर वहाँ पे तालिबान आ गया। अब जब तालिबान की हुकूमत में आई तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था, अगर आप उसको देखें, कि उन्होंने जेलों के दरवाजे खोल के वो तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में, उन सबको रिहा कर दिया। अब जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने दोबारा गियर अप होना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ये एक थीसिस चल रहा था कि जी हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो है वो दहशतगर्दी को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर आपने देखा कि फिर खबरें आई कि सवात में, मट्टा में और उस इलाके में कुछ दहशतगर्द जो है जिनको आने की इजाज़त दी गई और वो वहाँ आए और उन्होंने आके फिर वो आपको वो रिपोर्ट नहीं हुआ था प्रेस में, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिर मट्टा के इलाके में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद को जो उनसे बातचीत करने लगी थी उनको यरगमाल बना के रख लिया था, फिर बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वाया गया। अब ये जो तमाम प्रोसेस था, इसके अंदर एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बड़ा फैक्टर, अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल वहाँ से दूसरा फैक्टर। अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल करते हुए तमाम जितना एमुनिशन था लीथल किस्म का, जितना भी ऑटोमेटिक्स थे, गन्स थी, जितने वेब एक्सप्लोसिव थे और जितने लेज़र गाइडेड वेपन्स थे, जितने हेलमेट्स थे, जितनी गॉगल, नाइट विजन गॉगल, वो सारी की सारी अमेरिकन जो है वो वहाँ पे अपने बेसिस पे छोड़ के चले गए। वो लग गए तालिबान हुकूमत के हाथ। तालिबान हुकूमत के हाथ जब लगे, वहाँ पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक शख्स, एक ग्रुप आ गया जिसका नाम है सरजानी हक्कानी नेटवर्क, सराजुद्दीन हक्कानी, और वो जो किसी ज़माने में पाकिस्तान में रूपोश रहे थे, पाकिस्तान ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, और वो दहशतगर्दी को फैलाने पे और दहशतगर्दी की तरवीज करने पे बिलीव करते हैं। फिर जब अफगान हुकूमत के हाथ वो असला लगा तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने वो असला जो है, जो दहशत ग्रुप वो जो रीऑर्गेनाइज हुए थे, जिसमें हाफिज गुल बहादुर जो अभी आपने रिसेंटली देखा जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, और हाफिज गुल बहादुर इनिशियली JUIF का प्रेस सेक्रेटरी हुआ करता था, फिर वो जब उसने शूरा मुजाहिदीन वज़ीरिस्तान के नाम से एक तंजीम बना ली थी, फिर वो जनाब अमेरिकन फोर्सेस ने जब 9/11 के बाद हमला किया तो वो शामिल हो गया वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ जो तमाम के तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके हाथ लगा लेटेस्ट वेपन और लेसर असला, जो आपने देखा, जो उनको बेचा भी गया और उनको प्रोवाइड भी अच्छा किया ब्रिगेडियर गया। साहब, ये जो आप और असले की बात कर रहे हैं, जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशंस किए, वहाँ पे जब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और उस मौके पे जो असला मिला, ये वही असला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारी जो टेरेन है, हमारा जो बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान के साथ, क्या वो ऐसा है कि वहाँ पे 100% कंट्रोल करना मुश्किल है पेनिट्रेशन को, कंट्रोल जो कि उस साइड से होती है अक्रॉस द पाकिस्तान ने बॉर्डर? देखिए बॉर्डर के ऊपर तार तो लगाई है और बड़े जो हमने उसको सील भी किया है, वहाँ पे चेक पोस्ट भी बनाए हैं, वहाँ पे बॉर्डर सर्विलेंस का भी निज़ाम है, लेकिन जो अब इसमें अब टेरेन के मुताबिक चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर भी इन तमाम चीज़ों के बाद अफगानिस्तान से इंट्रूड करके दहशतगर्दों का, क्योंकि जो वहाँ पे कन्फिगरेशन है, जो नाले हैं, जो बड़ी बड़ी हाइट्स हैं, जो गॉर्जेस हैं, उसके अंदर से आना मुश्किल नहीं होता। लेकिन बात यह है कि तमाम चीज़ें देखिए, इंडिविजुअल तो आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ गया। अब यहाँ पे हमने एक एफर्ट की थी कि जो अनरजिस्टर्ड अफगानिस्तान के शहरी है उनको हम अफगानिस्तान में वापस भेजेंगे।
वो जब किया तो आपके पास 3 अमेरिकन वफ्द ऊपर नीचे आ गए, उन्होंने आपको कंपेल किया कि आप उन लोगों को ना भेजें। ये वो लोग हैं जिनके जिनके जो जो सेफ हेवंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अब आप एक पर्टिकुलर केस इन इवेंट देखें ना, ये दूसरा केस है जिसमें एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी जो है उसको ला के मारा गया है एक चेक पोस्ट के ऊपर। अब वो एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी जो है वो कहीं तैयार हुई थी, उसके अंदर कोई 2 kg एक्सप्लोसिव तो नहीं था, उसके अंदर 20 से 25 kg एक्सप्लोसिव होता है। फिर जब ये गाड़ी होती है तो इसके इंजन को भी चेंज किया जाता है। और ये जैसे मीर अली का इलाका है, अगर आप बन्नू से मीर अली की तरफ जाएं तो मीर अली के इलाके में जाते हुए कुछ ऐसे स्पगला एक जगह आती है, खाद एक जगह आती है। ये जो तालिबान के जो सॉफ्टवेयर एरियाज हैं ये उनका हब है, और इससे पहले भी फोर्सेस ने वहां पे ऑपरेशन करके इवन मीर अली बाजार को खाली करा लिया था। अब अफगानिस्तान के अंदर से तो इसकी पैटर्नेज हो रही है। हाफिज गुल बहादुर अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसका ग्रुप भी अफगानिस्तान के अंदर तो मौजूद है, गजनफर और साहब, आप क्या अफगानिस्तान समझते के हैं कि अंदर इस तहरीके तालिबान दहशतगर्दी को पूरी तरह ठीक है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को इस वक्त आप समझते हैं कि अफगान हुकूमत तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है? सर मैं आपसे अर्ज करूं, अफगान अफगान हुकूमत पूरी तरह इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अच्छा, पूरी सिराजुद्दीन तरह इन्वॉल्व है। हक्कानी का और हक्कानी नेटवर्क का और और इसमें आप अपना भारत के गुल रोल को बहादुर कैसे का देख रहे हैं? बहुत क्लोज नेक्सस है, और इसमें आप बहुत भारत क्लोज के रोल को कैसे ताल्लुक है। देख रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था कि सिर्फ बलूचिस्तान तक भारत की इन्वॉल्वमेंट तो थी, वो ढकी छुपी बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान को किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का तो बड़ा, जब मंगल बाग कहाँ जाके रह रहा था, हाफिज गुल बहादुर कहाँ जाके रह रहा था, बैतुल्ला मसूद के किससे ताल्लुकात थे, और उससे पहले मंसूर अख्तर के किससे ताल्लुकात, ये तो बड़ा इनका आपस में एक जमाना था जिस जमाने में अफगान तालिबान को कहते थे कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेज, लेकिन ये फंडेड हैं रॉ और एनडीएस के। अब बात सुने, हम बात ये है यहाँ पे कि हम ये तो बात बारहा करते रहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से डायरेक्ट इस सिलसिले में बातचीत करे, बल्कि अमेरिकन को इन्वॉल्व करे, क्योंकि अमेरिकन जब यहाँ से निकल के गए थे उन्होंने भी एक श्योरिटी दिलाई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और भी पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि ये गाड़ी एक दिन में तो तैयार नहीं हुई होगी ना, इस गाड़ी को तैयार होने में कम से कम 1 महीना लगा होगा। डेरा इस्माइल खान में जो अटैक हुआ था उस पर भी गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, यही टेक्निक थी। गाड़ी पहले वो अपना दहशतगर्द बम्बार आए, खुदकश बम्बार आए, फिर रैपिड फायरिंग की गई, फिर दोनों तरफ से इस दफा भी क्या किया गया कि बन्नू की तरफ से जो रास्ता आता है और दूसरा जो रास्ता है वहां पे उन्होंने अपने स्नाइपर बिठा दिए। जब अपना क्विक रिएक्शन फोर्स आई तो आके उनको भी उन्होंने एंगेज किया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक यंग मेजर भी शहीद हो चुके। बात यह है कि वेयर वाज दैट इंटेलिजेंस जिसने ये नहीं पता करा सके कि ये गाड़ी कहाँ पे तैयार हो रही थी। आखिर हमें अपने आप को और अपने ठीक है, सिस्टम को भी तो थोड़ा सा पॉइंट रिवैम्प करने टेकन। की जरूरत है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल, आप क्या समझते हैं कि फाटा के इंजमाम के बाद से हालात को मजीद बेहतर नहीं होना चाहिए था? फाटा के इंतजाम से हालात तो बेहतर उस वक्त होना जब यहाँ पे आउटसाइड इंटरवेंशन ख़त्म हो, और आप जब बातचीत तालिबान इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुपों से बातचीत करते हैं, उनकी पहली डिमांड क्या होती है? वो कहते हैं कि फाटा को जो आपने जम किया है इसको ख़त्म करें। अब पाकिस्तान को अपनी अथॉरिटी एज ए स्टेट कायम करनी है ना। नॉर्थ वजीस्तान में ऑपरेशन हुआ था, तमाम लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया था, फिर उस ऑपरेशन के अंदर डिले आ गया, फिर आपने देखा हमारे यहाँ एक सिस्टम आया जब आपके अंदर केयर टेकर हुकूमत थी। अब केयर टेकर हुकूमत के दौर में आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि फुल फ्लैज चीज़ें जो है वो एज ए पॉलिसी कंट्रोल की जा सकती है। फिर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही। जब इस किस्म की नॉन फंक्शनल काम हो रहे होते हैं या नॉन फंक्शनल किस्म की गवर्नमेंट्स होती है, जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक अपना एजेंडा होता है, ठीक है। अच्छा वो ब्रिगेडियर साहब, एजेंडे के आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र किया, आप एक्स सोल्जर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि बीइंग पाकिस्तान फ़ौज के एक्स ऑफिसर आपने सर्व भी किया है, अगर आप इस वक्त फ़ौज में होते और हुकूमत और अपोजिशन की वो पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो बयानबाजी कर रहे होते शोधा के हवाले से, एक पार्टी कह रही होती कि इन्होंने शोधा पे सियासत की है, दूसरी पार्टी कह रही होती नहीं हमने तो सियासत नहीं की, और वो अखबारों के पहले पेज पे भी प्रिंट हुए होते, तो आप कैसा महसूस कर रहे होते? मैं तो आप चूंकि बात यह है कि दो चीज़ें होती है, फौज का काम होता है ऑपरेशनल जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना। फौज ने उस ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के जरिए डिवाइस किया है कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं,
और वो तमाम इलाके सॉफ्टवेयर एरिया जहाँ पे हमको रिपोर्ट मिलेगी कि दहशतगर्द मौजूद है, वहाँ हमने ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना है, और वो ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूटी से जारी है। अब दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उन्होंने गवर्नमेंटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इस किस्म के इश्यूज को, जहां पाकिस्तान या कोई भी मुल्क किसी दहशतगर्दी का शिकार है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे भी उठाना होता है और उस हुकूमत के साथ भी उठाना होता है जिसके जरिए जहां से ये ऑपरेशन इनिशिएट हो रहे हैं, उसके अंदर अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आपको कोई किसी थर्ड फोर्स को उसके अंदर डालना पड़ता है, चाइना है, अमेरिका है। अब ये तो एक इसके लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए ना, उस पॉलिसी में ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी आएगी और आपकी जो लेकिन मैं सियासी बयानबाजी का जिक्र कर रहा हूँ। जो हुकूमत की पार्टी ये बताना चाह रही है कि पीटीआई के जो क़यादत है वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रही है, शोधा पे सियासत कर रही है, मजाक उड़ा रही है, तमस्कर कर रही है, और पीटीआई की क़यादत कह रही है कि हमने तो ऐसे नहीं किया। मैं सियासी बयानबाजी का जिक्र कर रहा हूँ। वो तो एक डिफरेंट इशू हो गया ना। वो सियासी बयानबाजी जो है वो डज इट अफेक्ट द मोरल, ये मोरल को अफेक्ट करता है? हुकूमत का काम, देखिए मोरल अगर अफेक्ट कर रहा होता तो फौज में कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल का एक कप्तान शहीद हुआ। मैं आपको एक बात बड़े कन्विंसिंगली और बड़े अथॉरिटेटिवली बता सकता हूँ कि हमारे वो तमाम, और मैंने कल कहा भी है कि वो हमारे तमाम जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं या वो दहशतगर्दी की जो जंग है इससे खिलाफ जो यूनिटें उस इलाके में डिप्लॉयड है जहां वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेट, उनको ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में कोई आदमी क्या, वो अपने काम से लगे, वो दे आर फोकस्ड ऑन देयर ओन जॉब। अब जब ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद उस फायरिंग के अंदर भी एक उन्होंने उसको नलीफाई करने की कोशिश की जिसके नतीजे में 2 ऑफिसर शहीद हुए। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मेल लैंड में जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, ये तो इन 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 लोगों का कसूर है ना जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत भी शामिल है और पीटीआई भी शामिल है। अब बात ये है कि इसके अंदर जो कोर इशू क्या है, कोर इशू है दहशतगर्दी, कोर इशू है दहशतगर्दी से लड़ना। उस दहशतगर्दी से फौज तो लड़ रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है, लेकिन उसको बैकग्राउंड सपोर्ट तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास केपी का सूबा है, किस हद तक इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एटलीस्ट दहशतगर्दी के मामले पे हुकूमत के साथ मिल बैठे अगर इस इशू को रिजॉल्व करने और हैंडल करने? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपसे 12 इयर्स कर रहा हूं, जो मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल बयानबाजी अपनी जगह पे वो 2 पार्टियों के दरमियान, 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो बैकग्राउंड सपोर्ट आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को, फौज के ऑपरेशंस को, पुलिस के ऑपरेशंस को, रेंजर्स के ऑपरेशन को, एफसी के ऑपरेशंस को प्रोवाइड करनी है, वो हुकूमत वक्त प्रोवाइड करनी है। वो इस वजह से उस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकती है कि जी हम तो बयानबाजी में इन्वॉल्व है, हम तो उनके खिलाफ एक्यूजेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि जी केपीके की हुकूमत जो है, केपी की हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो गई है अभी कि जी आपने आपके इलाके में जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए आपने अपना फोकस जो है, क्योंकि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? एक सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वो किसी भी पार्टी की हो, तो उसको फिर एंगेज करना है उन फोर्सेस के साथ जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है, और उसको तमाम वो प्रोटेक्शन और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और वो माहौल प्रोवाइड करना है जिसके जरिए, देखिए मैंने आपसे जो अर्ज किया ना कि ये तमाम चीजें जो होती हैं इसके अंदर एक तो आउटसाइड पावर तो इन्वॉल्व है ही, और इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई प्रायर इंफॉर्मेशन भी तो पहुंचनी चाहिए ना सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।